बिकॉज है प्रशांतक में ट्रंकुलाइजर कहते हैं इन्हें। तो इसमें लिख रहे हैं वे औषधि जो तनाव कुमा मानसिक चिंता आदि को कम करती हैं, प्रशांतक कहलाती हैं। आदि को कम करती हैं प्रशांतक कहलाते हैं। जैसे रोजरपाइन, एक मिनट मुझे शुरू से बता देना कौन कौन सी हो गई हैं, वरना मिक्स हो जाए कभी। सबसे पहले एंटीबायोटिक वो की थी हमने, ज्वरनाशक। देखो ज्वरनाशक, बेहोशीकारक दो तरीके की करवाई थी। एक थी सामान्य बेहोशीकारक, एक थी स्थानीय बेहोशीकारक। दर्दनाशक, अच्छा हाँ, इसमें दो थी, एक थी अनिद्राकारी और एक थी निद्राकारी। अब ये है ना, अब है प्रशांतक। प्रशांतक के बाद में जाता है प्रतिजैविक के बाद में जाता है पूर्तिरोधी। पूर्तिरोधी के बाद में आता है सल्फर ड्रग्स। के बाद आता है प्रतिअम्ल के बाद में आता है एंटीहिस्टामिन। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और कौन सी रह गई? विसंक्रामक। विसंक्रामक। अब देखो इधर इन सब के लिए तुम सुन लो, एक साथ में तुम्हें बता रहा हूँ। ये सारी मेडिसिन होती हैं और ये तुम सब के सब यूज़ करते हो अपनी लाइफ में, या किसी न किसी को यूज़ करते हुए देखते हो। और ये सामान्य मेडिसिन होती हैं जो कि आम नॉर्मली बीमारियों में दी जाती हैं। मतलब एक ना डॉक्टर ना भी है ना, तो भी उसे ये सब चीज़ें घरेलू मेडिसिन पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये जितनी मेडिसिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लेनी नहीं है। कभी अपना आप डॉक्टर बन जाओ तुम लोग, क्योंकि तुम्हें बताई जा रही है कि ये किस रोग के लिए काम आती हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं बताया जा रहा है कि कितनी मात्रा में दी जाती हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें मात्रा बता दूं तो तुम सब पे एक सी मात्रा लगा दोगे, जबकि वो अलग अलग रोग के लिए अलग अलग मात्रा दी जाती है। तो इसलिए तुम उसकी मात्रा नहीं देख सकते। वो तो तब जाके कभी मेडिकल कोर्स कोई करोगे या मेडिकल लाइन में जब जाओगे तब तुम्हें मात्रा का पता चलता है। क्योंकि मात्रा दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक तो एज पर, फिर एक उसकी उम्र पर। अगर मैं तुम्हें अभी एज बता दूं कि भाई इतने साल का आदमी है, एज पर और वेट पर, तो एज और वेट पर निर्भर करती है। अब एज के लिए बता दूं कि भाई ठीक है इतने उम्र के आदमी को या इतनी एज के आदमी को इतने mg मेडिसिन देनी चाहिए, फिर पता चला वो पहले से ही सूखा हुआ है, ठीक है, उसका वेट है नहीं, और तुमने दे दी तो वो खाते निकल लेगा क्योंकि वो उससे सिमलेगी नहीं। समझिए, ऐसा होता है डायरेक्ट। और दूसरी बात, पता चला कि उसका वेट बहुत ज़्यादा हैवी है और उसे और दूसरी बीमारियाँ तुमने वो मेडिसिन दे दी जो उसे नहीं देनी चाहिए थी, या उसकी जो बीमारी है उसे बढ़ा दिया। तो इसलिए सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वो शुगर का पेशेंट तो नहीं है, डायबिटीज़ का पेशेंट तो नहीं है, अस्थमा का रोगी तो नहीं है, या उससे पहले से कोई अरे शुगर डायबिटीज हो गया, अस्थमा हो गया, या पहले से ही उसे अस्थमा नहीं समझते क्या चीज? शुगर डायबिटीज मतलब एक बात तो है ही। तो शुगर डायबिटीज का मतलब है, अब
अब एक और चीज़ होती है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से ही सोचो कोई मेडिसिन ले रहा है, और देखो बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती है तुमने अकेले में खाई कोई दिक्कत नहीं, दूसरी वाली खाई कोई दिक्कत नहीं, अगर दोनों एक साथ खा लेना तो नुकसान दे देंगे। ठीक है जी। अब कभी कभी डॉक्टर ऐसे कहते हैं कि भाई एक इंजेक्शन लगा दिया है, अब ये एक इंजेक्शन जो 1 घंटे बाद लगेगा या 2 घंटे बाद लगेगा, या कहते हैं कि ये अब खा लेना और ये थोड़ी देर बाद खाना, दोनों एक साथ नहीं खानी होती हैं। जितनी भी मेडिसिन होती हैं वो डायरेक्ट जब गले से नीचे उतरती हैं और जब वो डिजोल्व होनी शुरू होती हैं उसके अंदर जाके शरीर के, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिस पर पड़ता है ना वो होता है हमारा लीवर। ठीक है जी। लीवर सारी मेडिसिन को रोक लेता है, और रोकने के बाद में अब वो ये देखता है कि ये जो नई चीज़ शरीर के अंदर आई है ये किस चीज़ के लिए आई है, वो उसे सब पता होता है। अच्छा ये उस चीज़ के रोग के लिए आई है, तो वो वहाँ को उसे पहुँचाता है, उसे भेजने के लिए ऑर्डर देता है। लेकिन याद रखना लगभग कोई भी मेडिसिन होती है 50% लीवर अपने ऊपर ही ले लेता है। यानी कि अगर तुमने वो खाई है मान के चलो 50 mg मेडिसिन खाई है किसी रोग के लिए, तो 25 mg वो खुद ले लेगा, ऐसा मान के चलो कंसेशन काट ले कुछ भी है, बाकी 25% पूरे शरीर के लिए देगा वो। कारण क्योंकि वो देखता है कि जो भी शरीर के अंदर चीज़ आई है ना वो इस मनुष्य को हानि पहुंचाएगी, इसलिए वो खुद रोकता है। इसलिए कोई भी चीज़ ज़्यादा हम खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो लीवर डैमेज होता है सबसे पहले। जितनी भी हमारे पास नार्कोटिक वाली कोई मेडिसिन होती हैं या एल्कोहलिक जितनी भी होती हैं, तो लीवर इम्पैक्ट होता है। और कह देते हैं कि शराबियों के लिए लीवर इम्पैक्ट हो गया, शराबियों का लीवर खराब हो गया, ये हो गया। तो शराब से लीवर खराब नहीं हो रहा है, शराब तो हो सकता है, मीठा शरबत भी हो सकती है। मतलब होता है कि उसमें एल्कोहलिक कितना मात्रा है, एल्कोहल की कितनी मात्रा होती है, या नार्कोटिक की कितनी मात्रा होती है। अब सुनो इधर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना पागल से हो जाते हैं, एकदम से मानसिक तनाव हो जाता है, ऐसा होता है एग्रेसिव हो जाते हैं, या कहता है भाई जब मेरा दिमाग खराब मत कर। वो सुना कभी, अभी चला जाए ऐसे दिमाग खराब मत कर, मैं पहले से मेरा दिमाग घुमा हुआ है। हाँ जी, पहले से मेरा दिमाग घुमा हुआ है। ठीक है। और ऐसी स्थिति में वो पूरे दिन उसी टेंशन में घूमते रहते हैं। तो ऐसे जितने भी मैं वो एक तरीके से ये रोग जनित होता है, ये इसके लिए दी जाती है प्रशांतक। ये होते हैं ट्रैंक्विलाइजर जो मानसिक तनाव को कम करते हैं। मानसिक तनाव कम करना अलग बात है, अगर कोई पहले से ही जैसे पागल हो गया है, कुछ हो गया, तो वो अलग चीज़ होती है, क्योंकि वो पूरा मेंटली हो गया, तो उसके लिए प्रशांतक नहीं जाते, उसके लिए अलग चीज़ होती है दूसरी। प्रतिजैविक, देखो प्रशांतक हो गया, प्रतिजैविक, इसे प्रतिजैविक को तुमने वैसे नहीं सुना होगा, इस नाम से सुना होगा, एंटीबायोटिक मेडिसिन होती हैं। एंटीबायोटिक मेडिसिन जो है वो अकेले तो काम करती हैं, लेकिन किसी के साथ बहुत अच्छा काम करती हैं। ये किसी के साथ होता है कि अगर कोई रोग किसी बैक्टीरिया से फैला है, सूक्ष्म जीव से फैला है, तो हमने कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन जब उसे दी, तो वो एंटीबायोटिक्स जो जाके उससे जिससे सूक्ष्म जीव से वो रोग फैला है उसे जाके मारती है। और इसकी अच्छी बात ये होती है कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कारण क्योंकि ये जो बनी होती है ना, तुमने एक कहावत सुनी होगी कि जहर को जहर ही मारता है। ठीक है ना जी। तो ये वही है। ये देखो नॉर्मली पहले क्या होता था, 1930 से पहले की बात बताऊं मैं तुम्हें। 1930 से पहले ना जब रोग फैलता था ना किसी गांव बस्ती ज़्यादा होती थी, शहर भी गांव बस्ती की तरह लगते थे, तो पूरा गांव सफा हो जाता था। लोग ऐसा मरते थे कि दबाने के टाइम पर या जलाने के टाइम पर जगह नहीं मिलती थी इतनी। कारण कि अगर किसी को मान के चलो उल्टी दस्त भी होगा ना तो पूरे गांव में फैल जाते थे उल्टी दस्त। किसी को अगर जो बुखार हो गया ना तो पूरा गांव में संक्रमण बीमारी वो फैलनी थी। कारण छूने से फैलती थी, एक दूसरे के आदान प्रदान से, सामानों के लेन देन से भी बहुत ज़्यादा वो फैलती थी। 1930 से पहले की बात है, क्योंकि कोई भी एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं थी। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना, फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की 1932 में, और उसी के लिए नोबेल भी मिला था उन्हें। पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन है, एग्जाम में आ जाएगा तुम्हारे पास हो के सबसे पहले। हाँ भी गया, तो बहुत बार आता रहता है। सबसे पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन कौन सी थी, तो वो पेनिसिलिन होती है, याद रखना। अब पेनिसिलिन सबसे पहले थी 1932 के आसपास की। अब तो जैसे हज़ारों मेडिसिन आ गई हैं, अब तो पता नहीं कितनी हो गई हैं। तो अब एंटीबायोटिक का यूज़ जो है आज की डेट में जो भी डॉक्टर होते हैं या जो भी फिजिशियन है वो इस पर्पज़ से करता है कि डायरेक्ट एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, उसके साथ में जैसे कोई किसी को बुखार आया तो बुखार के लिए उन्हें कोई पैरासीटामोल लगा दी। अब पैरासीटामोल के साथ साथ वो जो है वो एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन लगा देंगे। उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ऐसा फ़ायदा होता है कि जैसा वो जो भी पैरासीटामोल वगैरह थी या कोई भी दवाई थी वो जाके एक बैक्टीरिया को मारती है एग्जाम्पल के तौर पर। अब एंटीबायोटिक मिल गई ना तो वो 100 को मारेगी जाके, वो उसकी पावर बढ़ जाती है कि अकेले तो वो मार नहीं सकता, लेकिन जब उसके साथ में कोई आ गया ना तो फिर बहुतों को मारेगा। तो वो अकेले मेडिसिन काम नहीं करती, लेकिन एंटीबायोटिक के साथ में एक तो एंटीबायोटिक, और एक और बात है, एंटीबायोटिक अकेले भी बहुत कमज़ोर रहती है। अगर कोई बड़ा
किसी बैक्टीरिया से बीमारी फैली है या कोई वायरस की बीमारी है, वायरस की बीमारियों में आमतौर पर कोई भी बैक्टीरियल दवाई देनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वायरस अलग चीज़ होती है और बैक्टीरिया अलग चीज़ होती है, ऐसी फंगल अलग चीज़ होती है, याद रखना। इन ये अलग अलग फंगल कवच से होने वाली बीमारी जो होती है। तो और एक होता है वो प्रोटोजोआ, नाम सुना है? हाँ, प्रोटोजोआ से भी होने वाली बीमारी होती है। तो ये 4-5 कैटेगरी हैं जिनसे बीमारियां फैलती हैं। नॉर्मली प्रोटोजोआ हो, कवक से तो खुजली वगैरह खुजाट हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उनका भी इलाज हो जाता है। बैक्टीरिया किससे? प्रोटोजोआ से भी एलर्जी व टाइप की कोई दवाई होती हैं, ये कोई भैंसी बीमारी हो जाती हैं। और अंदर शरीर में कहीं घाव वगैरह कुछ हो गया तो ऐसे ना कुछ खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ हम उसे ले लेते हैं, तो कवच का ही एक दूसरा रूप होता है थोड़ा सा। अब तीसरे नंबर पर आ जाती है हमारे एंटीबायोटिक मेडिसिन। मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी का मैक्सिमम दुनिया में इलाज है, कुछ हैं शायद एक आध जिसका कुछ पता नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया से होने वाली सारी बीमारियों का लगभग इलाज है, लेकिन वायरस से होने वाली सारी बीमारियों का इलाज हमारे पास नहीं है। समझ गए जी? नहीं, वैक्सीन भी होती है, क्यों नहीं होती है। अब टीबी है, टीबी के लिए टीबी जो है वायरस से होने वाली बीमारी है, समझ गए, क्षय रोग कहते हैं इसे जिसे। अब टीबी लगभग मान के चलो कि 1950-60 के आसपास टीबी अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी थी, इतनी बड़ी बीमारी थी कि उसका कोई इलाज नहीं था। अगर किसी को टीबी हो गई ना तो कन्फर्म था कि मरेगा। यहाँ तक के पंडित जवाहरलाल नेहरू की बीवी, सोचो प्रधानमंत्री की बीवी टीबी से ख़त्म हो गई। बहुत बड़े कवि थे, जयशंकर करके नाम है उनका, वो, हाँ सुना है ना, वो भी टीबी से ख़त्म हो गए। उस टाइम टीबी का इलाज नहीं था, कोई भी इलाज नहीं था, कहीं नहीं था। अब हुआ क्या कि जब इसका इलाज आया तो इलाज के लिए ये होता है कि 6 महीने समथिंग इसकी लगातार टैबलेट वगैरह खानी पड़ती हैं, क्योंकि वायरस एकदम से ख़त्म नहीं होता है कहीं भी, जब चला जाता है उसे बहुत टाइम तक खुद भी जिंदा रहता है, कितनी भी मेडिसिन देते रहो उसे तब भी जिंदा रहता है वायरस। ऐसे ही जितनी भी, अब हमारे पास ये इतना कौन सा कोविड फैला है, ये भी वायरस से फैलने वाली बीमारी है। एड्स है, उसका कोई इलाज नहीं है, अभी भी इलाज नहीं है, समझ गए। तो भले से कुछ भी उसकी समवर्ती कोई भी सीमांतर दवाई देते रहते हैं कि ठीक है भाई ये वाली खा लो, इतने ये वाली खा लो, लेकिन कोई भी पर्टिकुलर इलाज नहीं है कि उसे ये हुआ, ये वाली टैबलेट दी और वो ख़त्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी है, टीबी का है, 6 महीने तक लगभग तुम्हें डोज खानी होती हैं, डोज मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन का नाम है। तो जब से वो उनकी बीवी खत्म हुई थी उसके बाद में सारे के सारे हॉस्पिटलों के लिए वो फ्री कर दिया गया है कि टीबी की मेडिसिन अगर कोई खाएगा तो वो फ्री है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जाकर। जबकि तुम पैसों से खरीदोगे ना तो कई लाखों में इलाज जाएगा, लेकिन उसकी सब्सिडी जो गवर्नमेंट अदा कर देती है कि लो भाई तुम जिसे भी हो रही है वो आराम से खाओ, क्योंकि नॉर्मली इससे कोई भी आदमी इसका खर्चा उठा नहीं पाएगा, तो वो मेडिसिन फ्री होती हैं। कोई जाके लेकर आता ना पत्ते पत्ते एकदम से मिल जाते हैं, 6-6 महीने की मेडिसिन दे देते हैं, 3-3 महीने की देते हैं, तो घर में ले आकर फेंक देते हैं, अरे हटाया फ्री तो मिली है। उनकी वैल्यू बहुत होती है, समझ गया, क्योंकि उसका सारा पैसा जो ना गवर्नमेंट पे कर रही है। अब उसमें एक और बात होती है, 6 महीने में तुमने 5 महीने तक वो मेडिसिन खाई, लास्ट के 1 महीने छोड़ दिया, 2-3 दिन छोड़ दी तो वो फिर ख़त्म, फिर नए सिरे से 6 महीने चलानी पड़ेंगी। फिर अगर तुमने 1-2 दिन मिस कर दी तो फिर वहाँ से आगे ख़त्म, फिर उस दिन से आगे को चालू होंगे वो। तो टीबी का मतलब होता है कि वायरस अगर जो बीच में तोड़ते तोड़ते अगर जो उसकी चैन बीच में से टूट गई तो फिर नए सिरे से जिंदा हो जाता है ये। तो इसलिए एंटीबायोटिक मेडिसिन, कोई भी वायरस की बीमारी होती है तो उसके लिए 2 तरीके का इलाज होता है। एक तो उसकी मेडिसिन होनी चाहिए, देखो वैक्सीन और मेडिसिन दोनों में अंतर अलग अलग होता है। अभी तुमने कोविड के सुना होगा ना, वैक्सीन लग रही है, तो वैक्सीन लग रही है वो उसका इलाज नहीं है, समझ गए। उसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास यहाँ से कोई भी है, वो पानी आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ हमारा घर है, यहाँ हम खुद हैं। अब हाँ, इस घर को बचाने के हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम इस पानी को रोक दें ऊपर से जाके, वो हो गई इसकी डोज का मतलब हो गया कि मेडिसिन कि उस ऊपर से जाकर हमने इसे रोक दिया, खत्म हो गया बिल्कुल ये, ठीक है ना जी। एंड अब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये, समझ में नहीं आ रहा है इसका। तो फिर हमारे पास दूसरा तरीका होता है कि यार हम अपने घर को मजबूत कर लें, इस पर अगर टकराए तो इसका कुछ ना हो, और वो होती है वैक्सीन। वैक्सीन क्या कि 2 तरीके हैं, या तो हम उसे रोक दें, अगर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो फिर अपने आप को रोकें, मैं अपने आप को मजबूत करें। तो ये जो वैक्सीन लग रही है कि डोज 1 डोज 2 अब तो डोज 3 भी लगनी शुरू हो गई हैं, तो ये सारे क्या हो रहा है कि हम अपने घर को मजबूत कर रहे हैं। इससे कोई संबंध नहीं है, समझ गए, ये इसका कोई इलाज नहीं है। कभी तुम सोचोगे ये जो वैक्सीन लग रही है ये कोविड का इलाज के लिए है, कोविड का इलाज नहीं है इनमें,
समझ गए जी। ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ा रही है, प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रही है, ताकि मतलब इसके आसपास की बाउंड्री मजबूत कर रही है, ताकि जब ये वायरस हमारे शरीर में आए तो ये उससे लड़ सके। हमारे शरीर में जो अंदर सेना है ना, जो किसी बीमारियों से लड़ती है, तो उस सेना को मजबूत करने के लिए वैक्सीन दी जा रही है। समझ गए, मतलब कुल मिलाकर युद्ध की तैयारी है कि जब उधर से कोई भी वायरस अंदर पहुंचेगा तो हमारे शरीर की जो सेना है, जो किसी भी रोगों से लड़ती है, तो वो उससे जाकर प्रॉपरली लड़ सके। अब किसी की लड़ जाती है, किसी की बेचारे की नहीं लड़ती है, किसी की तो बिना वैक्सीन के भी इतनी लड़ती है कि कोविड हो गया, उसको पता नहीं चला कोविड हो गया और उसको होकर भी ठीक हो गया। जो हमारे ज़्यादा लेबर वर्क होते हैं, जो ये इसमें काम नाम में उस हाथ पर बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, या जितने भी लेबर वाले थे जो कि अच्छा खासा फिजिकल वर्क करते थे, उन्हें तो कोविड हुआ भी और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब हुआ कब नहीं हुआ, ना कोई दवाई खाई ना कुछ खाई, 8-10 दिन में अपना आप खत्म हो जाता है, 2-3 दिन में भी हो जाता है। ये तो तुम्हें चाइना में जाकर पता चलेगा रीजन क्या है। सारी दुनिया को पता ना चल लिया, इस आगे हम बता दें कि इसका रीजन क्या है। सारी दुनिया परेशान है। अच्छा भाई, तो अरे हम छोड़ो, कोई नहीं बता रहे भाई। अन्नू कहे तुम बताओ इसका क्या है इलाज। अच्छा, चमगादड़ खाने से हो गई थी। चलो जी, नहीं कुछ नहीं होता है। सोचो मैं एक कहानी बता दूं तुम्हें अपने पास से, ऐसे कोई बना के, तो पता है क्या, अमेरिका की FBI, भारत की सारी जितनी एजेंसियां हैं और चाइना की यहीं खड़े होंगे दरवाजे पे। अब बताओ तुम्हें कैसा पता चला? तभी तो कह रहा हूँ, अब बताओ तुम्हें कैसा पता चला? तो इसलिए होता है क्योंकि ये जितनी भी तुम्हें चीज़ें बताई जा रही है ना, ये दुनिया में जाकर अपना आप पता चल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बन रही है। तो यहाँ तो हाँ, तुम बाहर जाके तुम्हारे कान में बता दूंगा मैं। देखो कुछ नहीं हो सकता, वो उसमें सब अंदाजा लगा रहे हैं कि इससे खाने से पहला उससे पहला। जब कोई रिजल्ट सामने आएगा वो बाद में पता चलेगा, पहले पंगे लेने की कोई जरूरत नहीं है। और ना ही हमारे बताने से किसी का कुछ हो रहा है। जो होना था वो तो हो गया, और जिसके यहाँ से जो मरना था बेचारे वो मर भी गए, और जिसके यहाँ से बचने थे वो बच गए। फिलहाल तुम लोग यहाँ बैठे हो, अपना आपको खुशकिस्मत समझो कि हम बच गए। ठीक है, बच गए। ये देख लो, हमारे देखिए वो कह रहे हैं हमारे टीका भी लगवा लिया। एक देखो, एक अपने इंडिया में एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें। तुम किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने तुम्हें रिपोर्ट करवाने के लिए भेज दिया कि भाई ऐसा अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाओ तभी मैं दवाई दूंगा। ठीक है, अब तुमने रिपोर्ट करवाई, 300-400 रुपये 500 रुपये की रिपोर्ट हुई है, मानो 1000 रुपये की रिपोर्ट हुई, और उस रिपोर्ट में कुछ नहीं आया है ना, कुछ भी रोग नहीं आया, तो पता डॉक्टर को गाली देंगे, हमारे पैसे बर्बाद करवा दिए, फालतू में करवा दी, कुछ नहीं हुआ है, और दुख जताएंगे फालतू के हमारे यहाँ पैसे बर्बाद हुए। बंदा ये नहीं सोचेगा वो मुझे रोग नहीं आया, ये देखेगा जरा मैं आ जाता ना, उधर की ओर को नहीं देखेगा, सीधा डॉक्टर को गाली देता है, अबे यार फालतू में पैसे लगवा दिए, कुछ भी नहीं था तो भी रिपोर्ट करवा दी यार। तो और इस बात की खुशी नहीं, कौन कह रहा है, पहली बात तो मैं रिपोर्ट ही नहीं करवाता, और होती है तो हम अपने, और होता है सुनो तो, होती है तो अपने लैब में खुद ही कर लेते हैं या किसी से कह देते हैं, तो छोटे मोटे उसमें ही हो जाता है काम। ठीक है जी, नॉर्मल सी बात ये होती है, सुन तो लो, नॉर्मल सी बात ये होती है कि अगर तुमने कोई भी रिपोर्ट सुनना बोली, चाहे अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया, अल्ट्रासाउंड या पेट में दर्द हो रहा था अल्ट्रासाउंड करवा लो, अब अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं आया, नो कह रहे चलो भाई साहब आप ठीक हो, सब कुछ नॉर्मल है, आपका कुछ नहीं आया, तो सीधा डॉक्टर को कहने था कि यार तुम पहले दे देते यार दवाई से अच्छा, तो यार तुमने फालतू में हमारे पैसे बर्बाद करवा दिए। वो बहुत से कह देते हैं मुँह पे जाकर, खासकर औरतें तो कह देती हैं, आदमी ना भी कह देता मुँह पे कहते हैं अरे तुम पहले दे देते, बता तुम्हारे हमारे इतने 800-900 रुपये लगवा दिए तुमने, और रिपोर्ट करवा दी तो और ज़्यादा घर से गाली देते हुए आएंगे। ठीक है, तो ये नेचर है। जबकि अपोजिट समझो इसका, जरा में एक भी कोई चीज़ पॉजिटिव आ जाती ना तो फिर निकल जाते हैं हज़ारों में को, फिर होता हाँ अरे कोई बात है, अगर आ जाए ना तो उन्हें तसल्ली होती है कि हाँ पैसे वसूल हो गए हमारे, कम से कम रोग तो आया कोई, ये होता है। तो प्रतिजैविक हमारी रियल लाइफ में एक तसल्ली रहती है कि ज़्यादातर ना नॉर्मली तुम टाइफाइड करवा दो, बिडाल लगवाओ, आ ही जाता है, छोटा मोटा तो आ ही जाता है। ठीक है ना जी, तुम चलते फिरते ना, चलते फिरते भी करवा लो ना, तुम्हारी CBC कहीं ना कहीं बढ़ भी आ जाएगी, TLC कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा। ठीक है, हाँ तो बढ़ जाएगा। और रिपोर्ट का एक और बात होती है ना, रिपोर्ट में होता क्या है कि अगर सोचो हीमोग्लोबिन जो है किसी भी मनुष्य के लिए हमारे पास सोचो 11 के आसपास चाहिए होता है, अब सोचो 10.8 हो गया, तो जितने भी पैथोलॉजिस्ट वाले होते हैं ना, पता क्या करेंगे, सारी चीज़ें तो हल्के हल्के लेटर से लिखेंगे, इसे बोल्ड कर देंगे, और बेचारा अनपढ़ आदमी ना बस उसे देखेगा यार ये रोग जो भी है, क्योंकि यही काला काला हो रहा है।
और बेचारे जो छोटे मोटे डॉक्टर हैं जिन्हें ज़्यादा रिपोर्टिंग करनी देखनी वेखनी नहीं आती है, या थोड़ा बहुत जो बेचारे अपनी जैसे हम झोला छाप कह सकते हैं, वो भी कहते हैं देखो भाई साहब आपको ये रोग है ये वाला, ये आपका क्यों? क्योंकि उसके आगे उसकी नॉर्मल वैल्यू लिखी होती है, तो वो देखेगा अच्छा यहाँ 11 HB होना चाहिए था, हाँ अच्छा 10.8 है, देखो भाई साहब इतना होना चाहिए था आपका, ये इतना है। हाँ अबे बेवकूफ़ आदमी, 9 भी होता ना तो भी खा पी का पूरा हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा डरा देंगे, उसे बोल्ड कर देंगे, और 9 पे हो गया तो और डबल बोल्ड करेंगे, उसे बोल्ड लेटर में लिख देंगे। ठीक, बेचारा अगर जो ना ठीक होता ना तो रोज रिपोर्ट देख देख के बीमार होगा, अबे यार अभी तो है, अभी तो है, हाँ 9 भी होता। अबे ये रियल अपनी बात बता रहा हूँ, इतने पे मेरे सामने बोल्ड करने पे लग रहा है, तो मैं कह रहा हूँ इतना क्यों कम बोल्ड कर रहा है, बेकार आदमी डर जाएगा, इतने बोल्ड करने की क्या जरूरत है? ये एक्यूरेट वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब रियल, कि जब रिपोर्ट बन नहीं थी तो 10.8 को बोल्ड करने पे लग रहा है, वो उसे सिलेक्ट करे बोल्ड में कर रहा है, वो बोल्ड क्यों कर रहा है यार? रात को ना खाना खा लेना तो भी इतना HB पूरा हो जाएगा, सुबह तक हो जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन नहीं, अरे नहीं यार कम है, अगर खाना ऐसा ना बताएंगे तो यार ऐसा तो गलत हो जाएगा यार, फिर हमारी वैल्यू का समझेंगे, ऐसा लगेगा इससे रिपोर्ट करनी ना आती। तो एक पॉइंट को भी ऐसा बढ़ाते पूरा करते हैं। शरीर में इतनी सारी परसेंटेज मात्राएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो 1-2 पॉइंट तो हो जाता है। अंतर तब होता है कि लगभग HB हमारा 6 आ गया, तब हमारे पास हाँ भाई ठीक है, अब हमारे आयरन में और की सारी कमी हो गई यार, इसमें अब इसमें HB की कमी हो गई, ठीक है। 8 तक का भी आदमी अगर जो वो अनार बना के जो शाम तक पी ले, और जितनी भी रेड कलर की चीज़ है ना सब खा लेना, वैसा सुबह तक हो जाएगा। अरे हीमोग्लोबिन कुछ नहीं होता शरीर में, रक्त का लाल रंग जो होता है वो HB के कारण ही तो होता है। अब HB हमारा कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम आ रहा है हमारा, सीधी सी बात है। जितनी भी लाल लाल चीज़ें सब खा लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, हाँ लाल लाल चीज़ें सही रहेगा। अब सुनो सर, ऐसी चीज़ें ना खाओ कि एकदम से ना मिले बाजार में। अगर न अनार से, बहुत सारे अनार से, देखो हमेशा सारी लाल चीज़ों से भी होने था, सबसे जल्दी तेज खून कौन बनाता है सारे फलों में पता है? अमरूद बनाता है। हाँ जी, उसमें दूर दूर तक लाल रंग नहीं होता, लेकिन सबसे जल्दी खून बनाता है, और पाचन क्रिया भी सबसे अच्छी होती है, बहुत तेज। कोई कहे, देखो जनरल नॉलेज के लिए क्वेश्चन याद, देखो कोई कहे सबसे तेज एनर्जी किससे मिलती है? तुम टूले टूले घूम रहे हो, ठीक है जी, शरीर ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम सबसे तेज एनर्जी के लिए जिसमें सबसे तेज एनर्जी मिलेगी वो होता है मौसमी का जूस जो होता है, ठीक है जी, उसमें सबसे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। साथ में अंगूर के साथ में, उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फटाक से मिलता है। बाकी खाने के लिए कुछ भी खा लो। डाइजेशन पावर जो होती है बहुत कम हो जाती है, तो डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है वो। तुम कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी शरीर से जब पेट के अंदर गए ना तो एकदम से पच जाता है वो, डाइजेस्ट जिसे कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं भाई अमरूद खाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, या मुलायम मुलायम चीज़ें खा लो जल्दी। किसी को दस्त वगैरह हो जाते हैं, कहते हैं भाई मूंग की दाल खा लें, ठीक है, क्यों खा लो? क्योंकि पाचन क्रिया बहुत आसानी से पच जाती है। कौन कह रहा है कम खाने के लिए? और तुमसे बोला जाता है ज़्यादा खाओ। मेडिकल लाइन में जितने भी डॉक्टर से तुम पूछोगे ना वो लिमिटेड बोलेंगे कि भाई लिमिटेड खाना खाओ, हल्का खाना खाओ। रात अगर तुम उसके हिसाब से डाइट के हिसाब से चलोगे ना, रात को हल्का खाओ, सुबह को हल्का खाओ, दोपहर में हल्का खाओ, बस हर हमेशा हल्का ही खाओ भारे। और अब हल्का ये होता है कि बंदा 8 रोटी खा रहा है ना तो होते होते 7 कर देगा बस। हल्के का मतलब ये था कि 2 रोटी खानी थी। अरे मैं पूड़ी की बात कर रहा था, वो पूड़ी जो होती है जो नॉर्मली तल के बनती है यार, 7-8 तो कोई भी खा लेता है, कौन कह रहा है? आराम से खा लेगा, क्या 2 कैसे खा लेगा कोई भी? अब पता चला गया ब्याह शादी में तो खाएगा 15-20, और पूरी थाली भरने के बाद में कहता डॉक्टर ने हल्का बोला था इसलिए इतने खा रही हूँ। अब अगर उसे तोल के देखोगे तो कम से कम आधा पौन किलो खाना हो जाएगा वो। हमारे कोई भी व्यक्ति जब किसी भी शादी ब्याह में जाए, अपने घर खाए या कुछ भी खाए, मैक्सिमम खाना खाएगा ना तो जैसे तुम्हारी एज है 300 से 350 ग्राम या 400 ग्राम तक खाना खा लेगा। कोई ज़्यादा खाने वाला है, हेल्थ वेल्थ उसकी अच्छी है तो 500 ग्राम तक खाना खा लेगा। ये होता है। और बहुत सारे लोग शादी में जाते हैं ना, लूट मारी शुरू कर देंगे, ये खाओ वो खाओ वो खाओ, कितने भी हाथ पैर फेंक ले, सारी मलाई की चीज़ें खा लो चाहे, लेकिन 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते तोल के। तुम कितना भी खा लो, तोल के खा लो, अपने साथ में तराजू ले जाओ, 400 से 500 ग्राम से ज़्यादा नहीं खा सकते तुम। खाना तोल के खा लेना चाहें। आधा किलो, सुनो इधर, आधा किलो फ्राई खा ली ना,
जब खा ली तुमने और जब उसके बाद में पानी पियोगे, ऐसा तो नहीं है हलक में अटके रहेंगी वो, नीचे ढक लो, तो उसके बाद फिर कुछ खा नहीं सकते। खा के दिखा दियो कि उसके बाद मैंने 1 प्लेट बिरयानी और खा ली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम आधा किलो फ्राई खा गए तो आधा किलो जो होता है आजकल 500 ग्राम ही होता है। अरे मैं 500 बोल रहा था। अगर कोई ज़्यादा ही खाने वाला वैसा होता है ना, जो आदमी पेट के ज़्यादा होते हैं, तो वो 500 ग्राम तक खा लेते हैं। ये भी बोला था मैंने यार, समझ गए ना। अब तुम कितना खाते हो, अब तुम बताओ कितना खाते हो। देखा, अब नहीं बतागा। एक जगह ना, एक जगह छोटा सा मेरा पंगा हो गया था। अब पंगा किस बात पर हुआ था मैं बताता हूँ। ऐसे सब बैठे थे, अरे रिश्तेदार से पंगा हो गया था यार, इतने सगे नहीं थे। अब हमारे यहाँ बैठ के ना ऐसी बातें चीतें करने लगे। हम उसके यहाँ बारात में गए, अपने ज़माने की बारातें बता रहे हैं। अबे सुनो, तो पहले बारातों में ऐसा चलता था ना, वो रसगुल्ले चलते थे, गए बारात रसगुल्ले मिल गए, ठीक है, और वो पकौड़े वकौड़े मिल गए थे। तो वो कह रहे थे एक बार मैंने 40 रसगुल्ले खाए उसकी बारात में। सब ताज्जुब कर रहे कि भाई साहब आप 40 कैसे, कि भाई साहब आप 40 रसगुल्ले कैसे खा गए। मैंने कहा भाई साहब हम तो इतने ही खाते हैं। अरे यार कमाल की बात है। फिर एक के उसमें गए, एक जगह हमने इतने 4-5 अपनी बारातों की बात बता रहे अपनी, कि मैं उसके यहाँ गया तो मेरा उससे लड़ाई हो गई। मैं उससे कह रहा और खिला रसगुल्ले और खिला। भाई साहब वो सारे परेशान हो गए कि यार ये आदमी बहुत रसगुल्ले खाता भाई, ये है वो है। कभी 40 बता रहे, कभी 30 बता रहे। हाँ, मैंने तो सिर्फ एक लाइन कही थी मन की, कभी अपने पास से खरीद के भी खाए हैं 40। अरे भाई साहब तुम दूसरे के यहाँ, जिसके यहाँ लड़की की साथ इसमें बारात में बेचारा वो कैसे कैसे करके अरेंजमेंट करके खा रहा, उसने हिसाब ये लगाया होगा कि भाई बाराती जो है, ओ भाई साहब सुनो, बाराती जो है तो 200-300 आए होंगे, तो उसने काउंट के हिसाब से बनाएंगे यार, कोई एक आदमी जो होगा वो 2 खा लेगा, 3 खा लेगा, 4 खा लेगा, हैं इन जैसे हुए तो 5-6 खा लेंगे। और उसमें बहुत से ऐसे होते हैं कि उनसे 1-2 भी नहीं खाया जाता। किसी भी आ गए 1-2 भी नहीं खाया गया यार। अब ऐसे में कोई एक व्यक्ति ऐसा निकले अपवादित तत्व कि वो 40 खा जाए, तो वो तो सारा गिरा देगा। तो भाई साहब बुरा मान गए यार, तुम तो हमें नंगा समझ रहे हो यार, ऐसा वैसा ये है वो है ये यार, मन की ऐसा थोड़ा होता है। अबे कभी अपने पास से होटल पर से खरीद के तब खाओ। वो 10 रुपए का एक दे रहा है, उसने 7 रुपए का दे रहा है। अब 10 रुपए का जब एक रसगुल्ला थाली में खाओगे, फिर उसके बाद खाओगे 40 लेके खाओ अपने पैसे से, तब देखा कितने खाओगे। फिर पता क्या कहेगा, 5 में हो गया काम भैया, बहुत है। कितने 50 रुपए पकड़े यार, हो गया बस, बहुत है यार। 40 200 रुपए का, इसकी कैलकुलेशन देख लो। चलो तो मैं 40 रसगुल्लों की बात कर रहा था। 2 3 1 2 बस मैक्सिमम। हाँ जी, अब नहीं, मीठा नहीं खाया जाता उससे। अरे भैया ओ थोड़ी सी बात बाहर जा कर लो, जाके माने जाते राजी में। अब अपने काम की बात सुनो भाई, हो गई बात। जिसे जो भी बात करनी थी ना वो बाहर जाके करो, आज मेरी सुनते रहो, क्योंकि सारे टॉपिक जो है ना। अबे तो सुनो, तुम लोगों को पढ़ने में भी सुनने में इसलिए मजा इसलिए आएगा क्योंकि वो सारी तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ा हुई है, अंदर की बात, इसलिए जुड़ा हुआ मजा आता है। और कोई ऐसी टॉपिक हो कि तुम्हारे सर के ऊपर से जा रहा हो यार, पता ना क्या क्या तो पढ़ाने पे लग रहे हैं, कोई ऐसी चीज आ गई, कोई भी चीज आ गई जिसे डीएनए के बारे में पता उसकी समझ में आया होगा। तो दोनों दुनिया में दोनों प्रकार के लोग पाए जाते हैं ना। एक को वो सब्जी अच्छी लग रही होगी तो उसी को वो दूसरी बुरी लग रही होगी। और एक और बात सुनो, यहाँ महुआ खड़े में देख लेना, कहीं भी देख लेना, कई बार मैंने बात बताई है, जब पूरा ठेला भरा होता है सेब वो सामान के, चलो कोई भी लेडीज आएगा, कोई वो आएगा ना खरीदने के लिए, छांट के लेता रहेगा। नहीं ज्यादातर ये आदमी, देखो आदमी आया मोटरसाइकिल रोकी, हो सकता शायद यहाँ से उतर जाए, मैंने कहा भाई साहब 1 किलो वो तोल दो। एक आध ज्यादा से ज्यादा वो ये करेगा कि एक आध लुढ़का के दे देगा, भाई साहब ये और रख दो, इतना करता आदमी। और जब लेडीज आती है ना तो कुंड देगी सारे, इधर को उधर को अंदर से निकालेगी, ये रखो लो। अबे
और जितने जितने बखेर के जाते बेचारा पूरे दिन लगाता रहता, इतने में एक और आ जाती है, वो फिर कुंड कुंड के जैसे अंदर से ना खाद खोद के निकाले।